और इसी के कारण कुछ परिवर्तन भी आगे किए गए, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। मैंने एक बिंदु बताया था कि योजना आयोग स्वयं में ऐसा कहना कि वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है या सर्वोच्च संस्था है, गलत होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक आर्थिक विकास परिषद भी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आर्थिक विकास परिषद संक्षिप्त में क्या है? राज्यों का एक संघ है भारत। इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और राज्य के सरकारें अपने अपने राज्य के हित के लिए नीतियां बनाती है, लेकिन राष्ट्र की जब नीतियां बनती हैं, पूरे देश को लेकर जब नीतियां बनती हैं, तो समस्या आती है, क्योंकि वो राज्य की नीतियों से कई बार मेल नहीं खाती, टकराहट होती है। और उसमें योजना आयोग मूलतः केंद्रीय संगठन है, केंद्रीय संस्था है, इसलिए उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो राज्यों की योजनाओं को पूरा कर सके। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्रियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदार बनाने की जरूरत पड़ी। ऐसी स्थिति में मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदार बनाने की जरूरत पड़ती है। और यदि उन्हें इसमें भागीदार बना दिया जाए तो उससे फ़ायदा ये होगा कि राज्य के और कुल मिलाकर देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्य में राज्य स्वफूर्त सामने आएंगे, प्रेरित होंगे। केंद्र द्वारा राज्यों को प्रेरित किया जा सकता है केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में। इसलिए केंद्र और विभिन्न राज्यों की विकास की नीतियों एवं कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना, मैं पुनः दोहरा दूं, केंद्र एवं राज्य की विकास की नीतियों और उनके कार्यक्रमों के निर्धारण में, लागू करने में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है 1952 में एक शासकीय आदेश के द्वारा। केंद्र तथा विभिन्न राज्यों की विकास नीतियों एवं कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने और योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। पहली पंचवर्षीय योजना में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें कहा गया कि भारत जैसे विकास देश के लिए, विशाल देश के लिए ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर काम करें, विभिन्न पहलुओं की समीक्षा मिलकर करें। ये मिलकर करने की ज़रूरत ने ही राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन की आवश्यकता पर बल दिया और 1952 में बनती है। इस प्रकार इसका गठन होता है और एक बहुत बड़ी संस्था बन जाती है। इसमें योजना आयोग के सभी सदस्य रहते हैं। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्यमंत्री और जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं इसके सदस्य भी रहते हैं। कुछ लोग इसमें आमंत्रित भी किए जा सकते हैं। कुछ लोग से, अर्थात यदि किसी ऐसे विभाग के बारे में चर्चा होना है विकास परिषद की बैठक में जिस विभाग का मंत्री सदस्य नहीं है, तो उससे भी आमंत्रित किया जाता। ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और अन्य अर्थशास्त्री, संबंधित विशेषज्ञों को भी भाषण देने के लिए बुलाया जाता। प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं और योजना आयोग का सचिव विकास परिषद का भी सचिव होता है। तो ऐसा करके योजना आयोग और विकास परिषद को एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश की गई है। ठीक, ये तो हो गया उसका ढांचा। ये विकास परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार औसतन होती है। कई बार ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ी है तो ज़्यादा बार भी हुई है, क्योंकि कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ी। ये जो विकास परिषद की मीटिंग का जो एजेंडा है, कार्यसूची, वो योजना आयोग का सचिव तैयार करता है, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव तैयार करता है, क्योंकि दोनों का सचिव एक ही है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वो अध्यक्षीय भाषण देते हैं। लेकिन स्वागत भाषण कौन देता है? सचिव। इसमें
कार्यसूची में क्या क्या होगा और अन्य कुछ बातें वो कहते हैं, और लेकिन जो भी बातें होती हैं वो रिकॉर्ड में रहती हैं, उसे लिख लिया जाता है और जो भी निर्णय होते हैं वो सर्वसम्मत होते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन और उसकी कार्यशैली का भी हमने कुछ एक अध्ययन कर लिया। अब अगला बिंदु है इसके कार्य क्या है। विकास की परिभाषा को लेकर, विकास को लेकर बहुत बहस चली और विभिन्न तरह के विचार आए, जैसा हम देखेंगे और देखे हैं, समझे हैं कि विकास के मायने क्या। चलिए एक नज़र हम थोड़ा डालते हैं एक घटना पर। उड़ीसा भारत में, वहाँ का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो लौह अयस्क भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लौह अयस्क भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ 50 के दशक के आसपास, 1947 में स्वतंत्र होने के बाद, लौह अयस्क की मांग पूरे विश्व में व्यापी थी, बहुत ज़्यादा थी। और भारत में उड़ीसा के पास उसका बहुत बड़ा भंडार था। मायने क्या हुए कि उड़ीसा की राज्य सरकार लौह अयस्क के इस विशाल भंडार का उपयोग अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए करना चाहती थी। स्वाभाविक है, कोई भी चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा बताइए विकास करना, चाहे वो सरकार हो चाहे वहाँ के लोग हों। और यदि सरकार चाहती है तो राज्य का विकास मतलब वहाँ की जनता का विकास भी। तो उसने सोचा कि क्यों न इस विश्वव्यापी मांग का फ़ायदा उठाते हुए लोहे के निर्यात के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर मुनाफा लिया जाए, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों का विकास हो, रोजगार मिलेगा, जीवन यापन की जो स्तर है वो उठेगा। तो राज्य सरकार ने इस्पात निर्माताओं के साथ, कई लोगों के साथ ऐसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा ये प्रयास था। ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई शंका नहीं कि ऐसा करने से राज्य को बहुत पैसा मिलेगा, उसका कोष खजाना पैसों से भरेगा और उस पैसे से क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन एक नज़र हम डालें कि इस प्रक्रिया में या लौह अयस्क के निर्यात में अलग अलग समूहों के अलग अलग विचार थे। और आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसमें से कुछ लोग इसके विरोधी भी रहे। तो क्या इसका मायने ये रखें कि कुछ लोग विकास नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी चिंताएं कुछ और थीं। यदि मैं 4 तरह के लोगों के विचार रखूं इस लौह अयस्क के निर्यात को लेकर उड़ीसा के, तो सबसे पहले आदिवासियों का क्या नज़रिया था। आदिवासी लोग तो इसके सख्त विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि उनको बहुत बड़ी चिंता थी कि उनके जीवन यापन की जो ये भूमि है, जहाँ वो वर्षों दर वर्षों से, हजारों वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें वहाँ से बेदखल होना पड़ेगा, उन्हें अपनी ज़मीन खोनी पड़ेगी, उन्हें विस्थापित किया जाएगा। उनको उस विकास से कोई मतलब नहीं जिसके लिए सरकार ने लौह अयस्क का निर्यात करने का विचार किया था। वो तो जो था उसी पे खुश थे और वैसे ही रहना चाहते थे। तो आदिवासियों द्वारा विरोध। उसी प्रकार पर्यावरणविद भी इसके सख्त खिलाफ हो गए। जो लोग इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट थे, पर्यावरणविद, ये इसलिए खिलाफ हुए कि उनका कहना था इस खनन से, इस विशाल भूमि के खनन से यहाँ का पर्यावरण प्रभावित होगा, दुष्प्रभावित होगा, खतरा पैदा हो जाएगा, और जो इस क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पर्यावरणविद भी बड़ी संख्या में इसका विरोध कर रहे थे। पक्ष में कौन था? एक तो राज्य सरकार, तीसरा, और चौथा था केंद्र सरकार। वो इसके पक्ष में इसलिए थी क्योंकि इसका कहना था कि हस्ताक्षर तो कर दिए राज्य सरकार ने, अब यदि आदिवासियों या पर्यावरणविदों के विरोध में हमने
इन संधियों का पालन नहीं किया और उद्योग नहीं लगा तो ये एक बहुत बुरी मिसाल सामने आएगी। विश्व के सामने देश की इज्जत पे खतरा मंडराएगा। साथ ही देश में जो पूंजी निवेश का जो द्वार खुल रहा था वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि निर्यातक लोग लौह अयस्क के लिए आएंगे, फैक्ट्री डालेंगे, प्लांट डालेंगे और बड़े बड़े उद्योग स्थापित करेंगे, रोजगार मिलेगा। तो केंद्र भी और राज्य भी पक्षधर थे, जबकि आदिवासी और पर्यावरणविद इसके विरोध में थे। कहने के मायने क्या, इस उदाहरण से हम क्या समझ पाते हैं? पहली बात कि कैसे लोग अपने अपने हित को साधने की कोशिश करते हैं, किस तरह के हित सक्रिय होते हैं, ये पहली बात। दूसरा, संघर्ष के अहम बिंदु कौन से थे? संघर्ष के बिंदु से तात्पर्य है आदिवासियों के लिए संघर्ष का मुद्दा था जीवन यापन का। आदिवासियों के लिए ये जीवन यापन का संघर्ष का मुद्दा हो गया। दूसरी ओर पर्यावरणविदों के लिए ये पर्यावरण की समस्या का संघर्ष हो गया। तो इस प्रकार जो संघर्ष के बिंदु थे वो ये दो मुख्य थे। अब तीसरा बिंदु कौन सा था? यदि हम थोड़ा और गहराई से इस उदाहरण को देखें उड़ीसा के, तो ऐसा कोई सा बिंदु है क्या जिस पर हम सोच सकते हैं कि चारों पक्ष राजी हो जाएं? ऐसी कौन सी बात को सामने लाकर ये प्रयास किया जाए कि लौह अयस्क की संधियों का पालन करवाने में सभी की सहमति मिल जाए? और क्या इस मसले का समाधान ऐसा हो सकता है जिसमें सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग संतुष्ट हो जाए? इन सवालों का जवाब जो है ना, ये विशेषज्ञ लोग नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि संघर्ष की बात थी और उसके साथ ही साथ सभी के हितों की बात थी और अंत में सभी को राजी करने वाला एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा पहलू सामने लाने की बात थी जिस पे सहमति बन सके। और ये तीनों ही संभव नहीं हो पा रहा था, तो फिर समस्या का समाधान कैसे हो? ये उड़ीसा के इस उदाहरण के माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि ऐसे विकास के हजारों मुद्दे सरकार के सामने मुंह बाए खड़े होते थे दिन प्रतिदिन, और खासकर तब जब देश के लिए विकास एक अहम आवश्यक लक्ष्य था। समाधान की यदि बात करें तो इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हित को दूसरे सामाजिक समूह के हित से तौला जाएगा, उससे तुलना की जाएगी कि भाई आदिवासियों का हित सर्वोपरि या पर्यावरणविदों का या सरकार का हित, राष्ट्र का हित, किसके हित को हम प्राथमिकता दें, ये समाधान निकालने का एक जरिया होता है। दूसरा होता है, ये भी सोचना जरूरी होगा समाधान निकालते समय कि इस पीढ़ी को तो फायदा हो, आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि केवल इस पीढ़ी तक ही, आने वाले 20, 30, 40 वर्ष तक ही इस विकास का फायदा मिले और उसके बाद इस विकास से हो गए जो विनाश हुआ है उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़े। तो मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है समाधान निकालते समय, विकास संबंधी समाधान। अगली बात जो ध्यान में रखी जाती है वो ये है कि ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए जिन पर विशेषज्ञों की स्वीकृति मिल जाए। जनता के द्वारा ऐसे फैसले लिए जाएं तो समाधान, बेहतर समाधान निकलने की गुंजाइश है। और जब जनता के द्वारा समाधान की बात आती है तो अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्णय होता है, क्योंकि राजनीतिज्ञों की नस जनता तक पहुंची। राजनीतिज्ञ जनता की नस को अच्छी तरह पकड़े रहते हैं, वो जानते हैं, जनता की भावनाओं से वाकिफ रहते हैं, जनप्रतिनिधि के नाते वे जनता से जुड़े रहते हैं। इसीलिए
अंतिम फैसला राजनीतिज्ञों के द्वारा लिया जाता है और इसीलिए पर्यावरण राजनीतिक मामला बन जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य, यदि हम उसकी बात करें तो उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। वो ये है कि योजना आयोग की सिफारिश पर देश के सभी भागों का संतुलित एवं त्वरित विकास करने का प्रयास करना। इस प्रकार उसका संबंध योजना आयोग से काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है। साथ ही आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ, इनको उन्नत करना, यह भी उसके उद्देश्यों में है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसके पास एक तरीके से 4 काम सौंपे गए हैं। पहला, योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए योजना के प्रारूप पर विचार विमर्श करना और उसे स्वीकृति प्रदान करना, जो पहले भी बताया गया है। दूसरा, योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा, समय समय पर उसके कार्यों की समीक्षा। तीसरा, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, प्रभावित करने वाली जो नीतियां हैं, उस पर विचार करना। उन प्रभावित नीतियों से जुड़े हुए प्रश्नों पर विचार करना। और चौथा, राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी उनकी प्राप्ति की सफलता हेतु उपाय सुझाना। क्योंकि लक्ष्य तो बनाता है योजना आयोग और उसके बाद विकास परिषद उसको अंतिम रूप देता है, सहमति देता है। लेकिन यदि रास्ते में कुछ बाधाएं आ रही हों तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों का ये दायित्व भी हो जाता है कि वे रास्ते बताएं ताकि लक्ष्य की प्राप्ति समयानुसार की जा सके। अगला, इसके अतिरिक्त जनता से सक्रिय सहयोग लेना, प्रशासनिक सेवाओं की कार्यकुशलता में सुधार करना, पिछड़े क्षेत्रों के विकास का प्रयास करना और समस्त नागरिकों के समान मात्रा में त्याग के माध्यम से राष्ट्रीय विकास, समस्त नागरिकों में समान त्याग, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर यदि किसी तरह का सेस, सेस यानी एक तरह का कर लगाया जाए किसी जरूरती के कारण, उदाहरण के लिए अभी कोरोना काल था, उसके पहले सुनामी के कारण या कोई बहुत बड़ी आपदा कहीं हुई तो उसके लिए, तो ऐसी स्थिति में सबसे समान रूप से त्याग की अपेक्षा करना और संसाधन जुटाना। इस तरीके से हम देखते हैं कि परिषद के कार्यों से साफ हो जाता है कि परिषद एक तरीके से एक परामर्शदात्री संस्था है। संवैधानिक वैसी भी नहीं है, परामर्शदात्री, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को परामर्श देती है, उनको रास्ते दिखाती है, उपाय बताती है। इस परिषद में पंचवर्षीय योजनाओं की संरचना आदि पर भी विचार होता है और सर्वसम्मति से आने वाली समस्याओं का हल होता है। तो संक्षिप्त में ये राष्ट्रीय विकास परिषद की रूपरेखा, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो रूपरेखा वो आपको बता दिया, या दूसरे शब्दों में उद्देश्यों की पूर्ति करने के क्या तरीके राष्ट्रीय विकास परिषद अपनाता है वो बात स्पष्ट हो गई। एक सवाल आता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में या देश की विकास गाथा के दौरान राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका क्या पाई जाती है, कहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद है, किस हद तक वो देश के वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है, उसके विकास के लिए जिम्मेदार है। न केवल योजना में महत्वपूर्ण भूमिका, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका, पहले बिंदु। इसने न केवल योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भी।
जब योजना बनती है तो परिषद से बार बार परामर्श किया जाता है और परिषद में सब मुख्यमंत्री वगैरह रहते हैं, उनकी सहमति सुझाव बड़े काम के रहते हैं और ये सुझाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। दूसरा, राष्ट्रीय परिषद की स्वीकृति के बिना ये जो योजना है, जो किसी भी तरह का जो कार्य है वो योजना प्रारूप, योजना का रूप नहीं ले सकता। ये योजना तभी मानी जाती है जब राष्ट्रीय विकास परिषद की उसमें सहमति हो। तीसरा, योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद से परामर्श लेता है, जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ, और फिर इन सुझावों पर अमल करना ये एक तरीके से योजना आयोग का नैतिक दायित्व हो जाता है। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूर्व में बताया गया है कि योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद भी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, कोई संवैधानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों का समूह है। इसके महत्व को लेकर एक बहुत अच्छी परंपरा चल पड़ी और परिषद के निर्णय केवल केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य भी मान्य करते हैं। परिषद की भूमिका के संबंध में ये जानना जरूरी है कि कभी कभी परिषद ने भारतीय संघ, इंडियन यूनियन, उसमें कभी कभी सुपर कैबिनेट का भी रोल किया है, कभी कभी सुपर कैबिनेट की भूमिका निभाई है, अर्थात कैबिनेट के ऊपर, मंत्रिमंडल के ऊपर कई बार वह कार्य करते हुए नजर आई है। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग की अपेक्षा अधिक सक्षम है। अर्थात यदि हम राष्ट्रीय विकास परिषद के भूमिका की बात करें तो बड़ी सकारात्मक भूमिका रही है उन बिंदुओं पर जिसका मैंने जिक्र कर लिया है, और कई बार तो ऐसी अनुभूति हुई है कि ये सुपर कैबिनेट का कार्य की है। इससे ये बात सुनिश्चित है कि योजना आयोग की अपेक्षा ये ज़्यादा सक्षम संस्था रही है। अब हम इसका थोड़ा मूल्यांकन करें कि इतने वर्षों में विकास परिषद ने क्या खोया, क्या पाया। विकास परिषद की प्रशंसा भी हुई और आलोचना भी हुई, दोनों। जैसे योजना आयोग की प्रशंसा भी हुई और आलोचना भी हुई। प्रशंसा के रूप में परिषद में केंद्रीय सरकार और सरकारों के जो अन्य विभाग हैं उनके कोऑर्डिनेशन की बात को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। कोऑर्डिनेशन, समन्वय बैठाने का जो कार्य राष्ट्रीय कार्य परिषद के माध्यम से हुआ है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना गया। दूसरा, क्योंकि मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक अच्छा तालमेल हो जाता है। क्योंकि इसमें राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री होते हैं इसके सदस्य, इसलिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच एक अच्छा तालमेल हो जाता है। तीसरा, ऐसी स्थिति में विकास परिषद के किसी अनुमोदन को, विकास परिषद के किसी योजना को राज्य सरकारें अपना मानते हुए उसे लागू करती हैं, अपना मानते हुए उसे अपना कार्य समझती हैं और पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मानो ये लादा नहीं गया हो, उनके मन में भावना रहती है कि ये योजना केंद्र के द्वारा लादी नहीं गई है बल्कि केंद्र की सहमति से है। चौथा, ये एक ऐसी बॉडी है, ऐसा मंच है जिसमें केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री के बीच में बड़ा स्वतंत्र संवाद होता है। स्वतंत्रतापूर्ण, बिना किसी गला शिकवा के, बिना किसी दबाव के संवाद होता है। इससे क्या होता है, सभी भागों में योजना कार्यों में एक रूपता लाना संभव है। क्योंकि कोई योजना सरकार बनाती है, केंद्र सरकार उसे पूरे देश में लागू करना है।
तो मुख्यमंत्री बड़ी स्वतंत्रता से इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख सकते हैं और फिर ये सुनिश्चित किया जाता है कि इनके विचारों को समायोजित किया जाए ताकि ये योजना जो है उसे समुचित रूप से पूरे देश में एक रूपता के साथ लागू किया जा सके। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आलोचकों के द्वारा इस बात को भुला दिया जाता है कि विकास परिषद यद्यपि एपेक्स बॉडी है लेकिन संवैधानिक ना होते हुए उसकी कुछ सीमाएं हैं और उस सीमाओं के अंदर वो कार्य करती है। लेकिन उसके बाद भी आलोचनाएं होती रही। जो एच.एम. पटेल प्रसिद्ध मुख्य वित्त मंत्री और उसके पूर्व वे भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी बड़े लंबे काल तक रहे, उन्होंने उस पर बड़ी कटु टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल एक अपूर्ण संस्था मालूम होती है। नीति निर्माण करने वाली संस्था ना हो करके, मात्र सुझाव देने वाली संस्था ना हो करके ये इसके अतिरिक्त कुछ और भी कर रही है। दूसरे एक मंत्री हैं जो थे केंद्रीय खाद्य मंत्री तत्कालीन ए.पी. जैन, उन्होंने कहा कि ये परिषद जो है ये बड़ी स्वच्छंदतापूर्ण कार्य करती है, किसी की सुनती नहीं और राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, सतत रूप से केंद्र के कार्य में हस्तक्षेप करती है। जो संविधान के अनुसार जो अधिकार निकायों को दिए गए हैं उसमें वो बारंबार दखल करती है। तो इस प्रकार उनका कहना है कि ऐसे जो प्रावधान हैं जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर मंत्री परिषद को हैं, कई बार देखा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद इसे अपने हाथ में ले लेती है। दूसरे शब्दों में इस पे ये आरोप लगता है विकास परिषद पे कि वो अपनी सीमाएं कई बार पार कर जाती है। लेकिन इस सब आलोचनाओं के बावजूद ये आशा की जाती है कि केंद्र और राज्य के बीच में ये एक अच्छा समन्वय बैठाई है। उच्च सत्ता प्राप्त निकाय के रूप में एक अच्छी सुझाव को उसका अध्ययन करने वाली संस्था है और योजना आयोग के मसौदों को अच्छी तरह अध्ययन के बाद स्वीकृत करती है, उसमें सुधार लाती है और इसलिए इसने अपना जो दायित्व है उसे बड़े प्रशंसनीय तरीके से उसका निर्वाह किया है। ऐसा कुल मिला के निष्कर्ष। जो विभिन्न दल होते हैं, विभिन्न दलों के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना, क्योंकि ये सब विभिन्न दलों के मुख्यमंत्री होते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से इन विभिन्न दलों द्वारा विचार विमर्श करना, ये स्वयं में बहुत बड़ी सफलता है राष्ट्रीय विकास परिषद की। हाँ, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी कारण के दबाव में, किसी तरह के दबाव में कई दल हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, पर ऐसा विश्वास है राजनीति शास्त्रियों का कि आने वाले समय में इस तरह के हाँ में हाँ मिलाने की प्रथा का अंत होगा और ये राज्यों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्रियों के रूप में अपनी बात और स्वतंत्रता से कर सकेंगे। तो ये बात हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की देश के विकास में भूमिका। अब हम आते हैं अगले बिंदु पर और वो है विकेंद्रीकृत नियोजन। विकेंद्रीकृत नियोजन तथा जिला योजना समिति। जिला योजना समिति इस विकेंद्रीकृत नियोजन का एक हिस्सा है। केंद्रीकृत नहीं, विकेंद्र, उल्टा, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो। अंग्रेजी में उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण नहीं। नियोजन है लेकिन विकेंद्रीकृत है। ये 1950 में केंद्रीकृत योजना लागू की गई थी, जो आपको मैंने पूर्व में बताया है, जिसके अंतर्गत सारे देश की विकास योजना का निर्माण योजना आयोग के रूप में केंद्र सरकार के माध्यम से होती थी। ये योजना जो है, जो ऊपर से आती थी,
दिल्ली में बैठे हुए योजना आयोग के कार्यालय में बनाई जाती थी, उसे कहते थे टॉप डाउन मॉडल। क्या कहते थे? टॉप डाउन मॉडल, ऊपर से नीचे जाने वाली। एक तरीके से हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन, जिसे हम किसी अन्य विषय में कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। तो ऐसे यहाँ भी टॉप डाउन मॉडल ये प्रारंभ में हुआ, लेकिन इसकी कुछ बुराइयां थी। दिल्ली में बैठा हुआ अधिकारी, दिल्ली में बैठे लोग विशेषज्ञ पूरे इतने बड़े विशाल देश के अंदरूनी इलाकों की समस्याओं से कैसे वाकिफ होंगे? तो ऐसी स्थिति में इस समस्या का निराकरण करने के लिए स्थानीय स्तर की विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान देने के लिए, स्थानीय स्तर की विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान देने के लिए विकेंद्रीकरण का रास्ता अपनाया गया। और इस विकेंद्रीकरण के मॉडल को कहते हैं बॉटम अप मॉडल। पहला वाला कहलाता था टॉप डाउन मॉडल, और ये क्या है? बॉटम अप मॉडल, नीचे से ऊपर। यानी सब जिले अपनी अपनी योजनाएं बनाते हैं, फिर उसके बाद जिलों से योजनाएं राज्य में जाती हैं, राज्यों में वो योजनाएं राज्य के योजना आयोग में इकट्ठी होती हैं, और फिर वहाँ से वे प्रस्तावित होकर आगे दिल्ली की ओर जाती हैं। भारत में जिला योजना की शुरुआत 74वें संशोधन में हुई, 1992। बॉटम अप मॉडल, विकास का बॉटम अप मॉडल 1992 में शुरू किया गया। यानी उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई, और उसके बाद जिलों से प्रस्ताव मंगाया गया। बजाय ऊपर से योजना थोपने के जिलों से प्रस्ताव मंगाया गया, और प्राथमिकता के आधार पर उन प्रस्तावों पर योजना आयोग ने विचार शुरू किया। तो संशोधन कौन सा था? 1992 का 74वां संशोधन, जिसमें जिला योजना समिति की स्थापना हुई। और वैसे जिला योजना समिति का प्रस्ताव जो है, ये विचार हनुमंत राव कमेटी ने 1984 में ही दे दिया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। इसके तहत जिला योजना को पहली बार संवैधानिक दर्जा मिला। ये एक विशेषता है, समझ लें। 74वां संशोधन 1992, बॉटम अप, और उसके साथ ही संवैधानिक दर्जा। ये जो संवैधानिक दर्जा मिला है, इसमें इसका कार्य ये है कि पंचायतों और नगर पालिका के द्वारा जो तैयार की गई विकास योजनाएं, उन सब को मिलाकर जिले की विकास योजना तैयार करना। एक जिले में हजारों गांव होते हैं, गांव की पंचायतों द्वारा, शहरों के निगम, शहर की नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा जो वो अपने क्षेत्र की जो योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, उन सब को इकट्ठा करना, अध्ययन करना, और कराधान और अन्य प्रावधानों के मद्देनज़र ध्यान रखते हुए इन सारी योजनाओं को उचित रूप से समाहित करते हुए जिले की योजनाओं के रूप में इसे प्रस्तुत करना ऊपर। तो इस प्रकार ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था बनी, और फिर ये राज्य की योजनाओं में शामिल होगा। राज्य की योजनाओं से फिर वो योजना आयोग में जाएगा। इस प्रकार योजना निर्माण का कार्य नीचे से ऊपर जाएगा, जिले से गांव, पंचायत से जिला, जिले से राज्य, राज्य से विभिन्न राज्यों के बीच, फिर केंद्रीय, और केंद्रीय के बाद योजना आयोग। इससे स्पष्ट है कि हर नियोजन केंद्रीकृत हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा परियोजनाओं से ही लगाया जाए, ये भी जरूरी नहीं है। 1950 के केंद्रीकृत नियोजन और 1992 के विकेंद्रित नियोजन में एक चीज़ आप जरूर पाएंगे। केंद्रीकृत एक चीज़ जो कॉमन है, जो दोनों में है, और वो क्या है? केंद्रीकृत नियोजन में केंद्रित, ऊपर से केंद्रित योजनाएं, विकेंद्रीकृत में भी केंद्रित ही है, लेकिन जो आमंत्रण किए जाते हैं, योजनाएं जो बुलाई जाती हैं, वो नीचे से पहुंचती हैं और अंत में वो केंद्रीकृत हो जाती हैं। अंत में वो योजना आयोग के द्वारा ही अंततः लागू की जाती हैं। तो दोनों में ये स्पष्ट है
कि नियोजित योजना केंद्रीकृत होती है, जिसे प्रारंभ में बार बार कहा गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी योजनाओं से लगाया जाए। जरूरी नहीं कि केवल बड़ी योजनाओं का ही नियोजन हो। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातों को भी लेकर नियोजन का खाका तैयार किया जाता है। यदि हम केरल मॉडल की बात करें, केरल राज्य जहां विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता उन्होंने चुना है और उस रास्ते को आज हम केरल मॉडल के रूप में जानते हैं, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन, इस पर काफ़ी जोर दिया। यानी विकास होगा, समग्र विकास होगा, पर उसमें हम इन 5 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। तो वहाँ की जो पंचायत है, वहाँ का जो नगर निगम आदि हैं, वह अपने ज़्यादातर प्रस्ताव इन 5 बिंदुओं पर लेकर भेजता है। और ज़रूरी नहीं कि वो प्रस्ताव बड़े बड़े बांधों के हों, बड़े बड़े उद्योगों के हों। केरल में प्रति व्यक्ति आय वैसे थोड़ी कम, लेकिन यहाँ औद्योगिक सुधार भी तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम रहा। इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है। केरल में साक्षरता 100% इसी योजना के तहत। आयु प्रत्याशा बहुत बढ़ गई है, शिशु की मृत्यु दर बहुत कम हो गई है, मातृ मृत्यु दर बहुत कम हो गई है, जन्म दर भी बहुत कम हो गई, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधाएं मुहैया हैं। 1987 से 1991 की यदि हम बात करें तो एक नव लोकतांत्रिक पहल नाम से एक अभियान चला था, नव लोकतांत्रिक पहल। इसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया था। विज्ञान और पर्यावरण के मामले में, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और साइंस के मामले में 100% साक्षरता का अभियान रखा गया था, जिसे प्राप्त कर लिया। और ये जो अभियान था, इसकी रूपरेखा ऐसी थी कि NGOs को शामिल किया गया, स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया गया, और इस प्रकार स्वयंसेवी संगठन भी इस तरह के चीज़ों के विकास की प्रक्रिया में जुड़ गई। और केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर योजनाओं को बनाने में शामिल हों। तो ये केरल मॉडल है, इन 5 चीज़ों पर जोर देता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित करता है अपने सुझाव देने के लिए विभिन्न स्तरों पर, और इस प्रकार उसने सुनिश्चित किया है कि वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो और शिक्षा की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा सुधार है। केरल मॉडल ये विकास का एक मॉडल है। अब हम आते हैं एक नई संस्था के बारे में।